हेलो स्टूडेंट, मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज बीएड डिपार्टमेंट। आज हम बौद्धिस्ट एजुकेशन के अंतर्गत बौद्धिस्ट एजुकेशन की विशेषताएं और इसके दोषों का अध्ययन करेंगे। बौद्ध शिक्षण संस्थाओं की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले हम बौद्ध विद्यालय के बारे में जानेंगे। बौद्ध विद्यालय बौद्ध संघ के ही अंग थे। धार्मिक एवं सामान्य दोनों तरह की शिक्षाएं संघ में दी जाती थी। अतः बौद्ध विद्यालय के नियम तथा व्यवहार से ही एक जैसे थे जो कि बौद्ध संघ के थे। ये नियम दैनिक विद्यालय के नियमों तथा व्यवहारों से मिलते जुलते थे। नेक्स्ट है प्रवज्जा संस्कार। विद्या आरंभ या प्रवज्जा संस्कार बौद्ध शिक्षा प्रणाली में विद्या संस्कार के साथ ही यह प्रवज्जा संस्कार होता था, जिस तरह वैदिक युग में उपनयन संस्कार होता था। प्रवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, अर्थात छात्र या भिक्षु परिवार त्याग कर बौद्ध संघ में प्रविष्ट होते थे। प्रवज्जा ग्रहण करने की जो आयु थी वह 6 वर्ष की थी और संघ में प्रवेश के बाद 12 वर्षों तक वह शिक्षा ग्रहण करनी होती थी उन्हें। वहाँ सर मुड़ाकर पित्त वस्त्र धारण करके वह अपने गुरु के निकट पालथी मार के बैठते थे और कहते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। और भिक्षु अर्थात गुरु प्रवज्जा के समय छात्र के आचरण संबंधी 10 आदेश देते थे। पहला, जीव हत्या न करना, अशुद्धता से दूरी, असत्य न बोलना। चौथा, चोरी न करना, सुगंधित वस्तुओं से बचना। छठवां, असमय भोजन न करना, नृत्य संगीत तमाशा शौक नहीं रखना, मादक वस्तुओं का सेवन न करना, ऊंचे पलंग पर ना बैठना, मतलब उन्हें जमीन पर ही सोना है, और सोने चांदी से बचना, मतलब सोने चांदी के आभूषणों का उपयोग नहीं करना। इसी तरह उपसंपदा संस्कार होता था। जिस तरह हमने वैदिक युग में देखा है कि 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर उन्हें आगे की शिक्षा ग्रहण करनी होती थी तब फिर वो आगे की शिक्षा दूसरे वेद की शिक्षा ग्रहण करते थे और फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते थे। परंतु अगर उपसंपदा संस्कार का अर्थ था कि 12 वर्ष की अवधि तक जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, मतलब 6 वर्ष में उन्होंने एडमिशन लिया, 12 वर्ष तक की अवधि में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तो उनकी उम्र 20 वर्ष की हो गई। तो 20 वर्ष के बाद उपसंपदा संस्कार किया जाता था और इसमें कम से कम 10 परिपक्व भिक्षुक उपस्थित रहते थे और वे प्रश्नोत्तर करते थे, और जब वह सेटिस्फाई हो जाते थे तभी उन्हें आगे पढ़ने के लिए परमिशन मिलता था और उन्हें श्रमण कहा जाता था। और पूरा जीवन उन्हें भिक्षु और सन्यासी का रूप धारण करना पड़ता था, फिर वो शादी नहीं कर सकते थे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों का दैनिक जीवन। छात्रों के दैनिक जीवन में के अंतर्गत हम जानते हैं ब्राह्मणी शिक्षा की तरह बौद्ध शिक्षा में भी गुरु की सेवा और उनके दैनिक कार्यों में प्रमुख स्थान रखती थी। वे अपने आचार्य के आदेशों का पालन विधिवत करते थे और सभी प्रकार के दैनिक क्रियाशील रहते थे। दैनिक कार्यों में बिहार के जो अन्य कार्य थे जैसे भंडार, रसोई घर, साफ सफाई, सभी का उत्तरदायित्व छात्रों पर ही था और उसके बाद वह मानसिक शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके बाद जो पॉइंट है वह है पाठ्य विषय। पाठ्य विषय के अंतर्गत गौतम बुद्ध के जो त्रिपिटक थे उन्हें पढ़ना पड़ता था। इसके अलावा औषधि, नक्षत्र विज्ञान आदि की भी शिक्षा उन्हें दी जाती थी। नेक्स्ट शिक्षण विधि। ब्राह्मणी शिक्षा की तरह बौद्ध शिक्षा में भी रटंत विद्या पर जोर दिया जाता था। प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, इन विधियों का प्रयोग, शंका समाधान विधि, ये सब विधियों का प्रयोग किया जाता था। व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत इन्हें हस्तकलाओं की शिक्षा दी जाती थी, भवन निर्माण कला की शिक्षा, पशुपालन, लेखन कला, वाणिज्य, आखेट, धनुर्विद्या, इंद्रजाल,
हस्त विद्या, शारीरिक लक्षणों का अर्थ, पशुओं की बोलियां, तंत्र विद्या आदि जो विषय थे, व्यावसायिक विषय का अध्ययन इन्हें करवाया जाता था। इसके बाद है छात्र के नियम। छात्र के नियम के अंतर्गत उन्हें सादगीपूर्ण जीवन जीना पड़ता था, वृक्ष के तले निवास करना पड़ता था, वृक्षाटन करके अपना जीवन यापन करना पड़ता था, गौमूत्र को औषधि के रूप में सेवन करना पड़ता था, और अलौकिक शक्ति का दावा ना करना कि उनके अंदर अलौकिक शक्ति आ गई है। हत्या निषेध थी, चोरी निषेध थी। इसके बाद है गुरु शिष्य का घनिष्ठ संबंध। वैदिक युग की तरह यहाँ भी गुरु शिष्य का संबंध बहुत ही मधुर था, और गुरु जो थे वो अपने छात्रों को अध्यात्म पथ प्रदर्शन किया करते थे, और शिष्य भी गुरु की आज्ञा का पालन किया करते थे। उनके वस्त्र, भोजन, बर्तन आदि की जो व्यवस्था है वो गुरु किया करते थे। इस तरह से गुरु शिष्य संबंध बहुत मधुर थे। लोक भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी, जैसे जो पाली भाषा थी वह जन जन की भाषा थी, तो इससे क्या होता था कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा होती थी छात्रों को, और अच्छे से वह आत्मसात कर पाते थे शिक्षण को। इसके बाद है शिक्षा को जनतंत्रीय आधार। इसका अर्थ यह हुआ कि जो शिक्षा दी जाती थी वो जनतंत्र के सिद्धांतों पर दी जाती थी, और राजाओं और धनिक इसकी सहायता जरूर करते थे शिक्षा केंद्रों की, पर उनके प्रबंध में और उनका कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता था। खेलकूद और शारीरिक शिक्षा। खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को मानसिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक विकास के लिए उन्हें शारीरिक व्यायाम भी पर भी ध्यान दिया जाता था। कुश्ती लड़ना, मुक्केबाजी करना, भूमि जोतना, ये सब चीज़ें जो हैं उन्हें रथों को दौड़ाना, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती थी। इसके अलावा स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के अंतर्गत पहले तो स्त्रियों का संघ में प्रवेश में अनुमति नहीं थी, किंतु धीरे धीरे अनुमति दी जाने लगी मठों विहारों में, और वह साथ में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करती थी। इसमें शील भट्टारिका, प्रभु देवी, विजयांका आदि भिक्षुणियाँ और विदुषियाँ प्रसिद्ध थी। सम्राट अशोक की बहन संघमित्रा भी धर्म प्रचारक बनी थी, और इस काल में शिक्षा केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को ही मिल सकती थी, और स्त्रियों को पारिवारिक बाधा थी। गरीबी, बाल विवाह आदि समस्याओं के कारण शिक्षा का अवसर नहीं भी मिल पाता था। अनुशासन की अगर हम बात करें तो अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता था। फूल पत्तियां तोड़ना, संपत्ति न रखना, सार्वजनिक स्थानों में तमाशे ना देखना, गाली गलौज नहीं करना, ये सब चीज़ें अनुशासन के अंतर्गत आती थी, जिनका पालन एक छात्र को करना पड़ता था। छात्रों का चुनाव जो होता था उसमें भी विद्यार्थियों को जो ऋणी थे, जो राजा के दास थे, मतलब इस तरह के बच्चों का जो चुनाव नहीं किया जाता था जिस परिवार से रहते थे वो। इसके अलावा संगठित शिक्षण संस्थानों का उदय हुआ। इसमें हम बहुत अच्छे से यह जानते हैं कि विद्यालय और महाविद्यालय खुले। विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा जो हमने अध्ययन किया इसके पूर्व के लेक्चर में, तो शिक्षण संस्थान संगठित रूप हुआ करता था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के केंद्र या मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय हमारे देश में दूसरे देश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। चीन, तिब्बत, सुमात्रा, जावा द्वीप आदि से छात्र हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। इसके बाद हमने विशेषताओं को जाना। अब हम बौद्धकालीन शिक्षा के कुछ दोष भी हैं उसका अध्ययन करेंगे। दोष है कि धार्मिक ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता था। शिक्षा में वैदिक प्रणाली की भांति बौद्ध प्रणाली में भी धार्मिकता का अत्यधिक प्रभाव था। परिणाम स्वरूप केवल धार्मिक और दार्शनिकता ही रह गई थी शिक्षा में। हस्तकार्य के प्रति एवं तकनीकी कौशल के विषयों के शिक्षा का अभाव पाया गया। कहने का मतलब है कि धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और मोक्ष प्राप्ति ही उद्देश्य था, जिसके कारण हस्तकार्य से
से संबंधित जो शिक्षा थी उसमें छात्रों का ध्यान कम जाता था और उच्च वर्ग के लोग ही मतलब शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। सैनिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का भी अभाव था। क्यों? देखा गया है कि जिसके कारण जब हमारे देश में मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो अहिंसा को परम धर्म माना गया और सैनिक शिक्षा ज़्यादा छात्र लेते नहीं थे, मोक्ष प्राप्ति और यही इनका जीवन का लक्ष्य रह गया था, जिसके कारण हमारी जो सैन्य शक्ति थी वह कमज़ोर हो गई थी। शिक्षा में शारीरिक श्रम के महत्व की उपेक्षा की गई थी और लौकिक जीवन की उपेक्षा की गई थी। मतलब कि जीवन जीने के लिए शिक्षा मतलब वर्ल्डली पाठ्यक्रम जो था, करिकुलम, वो कम था, ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दिया जाता था। तो इस तरह हमने बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं और उनके दोषों का अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा और इससे आपके मतलब जो एग्ज़ाम्स में इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आपको सुविधा होगी। थैंक यू।